बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नोमान गफ़ार आवान। एफएससी के बाद स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो डीपीटी में एडमिशन लें या फॉर्म डी में। दोनों में से बेस्ट फील्ड कौन सी है? फॉर्म डी में एडमिशन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो फॉर्म डी ऑफ़र कर रहे हैं, और ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से फॉर्म डी नहीं करनी चाहिए? इसके अलावा फार्मेसी का स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। अगर आप स्कोप ऑफ डीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम फॉर्म डी से मुतालिक बहुत सी बातें जानेंगे, और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, एमफिल हैं, लेक्चरर हैं, पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ तालीमी अदारे में पढ़ा रहे हैं और अपनी खिदमात मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये फार्मेसी का बिज़नेस भी देख रहे हैं और बहुत सी रेगुलेटरी एजेंसीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान। आई एम फीलिंग वेरी गुड टू सी यू। आपकी वीडियोस का बड़ा फ़ायदा हो रहा है यूथ को जो लोग नए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो भी डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी उन स्टूडेंट्स को जो नया दाखिला लेना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो आप हमें ये बताइए कि स्टूडेंट्स को फॉर्म डी में एडमिशन लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, फॉर्म डी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, और कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फॉर्म डी ऑफ़र कर रहा है। फॉर्म डी में जो बच्चे दाखिला लेना चाह रहे हैं उनको लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि उस बच्चे को फॉर्म डी की डिग्री फाइनल मिलती है जिसके एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर हों, या उससे इक्वलेंट एक सर्टिफिकेट आता है आईबीसीसी से, जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के अलावा कोई डिग्री की हो, वो एफएससी प्री मेडिकल इक्वलेंट लेके आए आईबीसीसी में, और 60% नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। फार्म डी के इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फार्म डी को गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं और उसके अलावा प्राइवेट इदारे भी फार्म डी करा रहे हैं। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो हमारे पास सबसे पहले गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि हमारे अच्छे बड़े शहरों में पाए जाते हैं। उनमें कुछ पेरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने फार्म डी पहले साल से शुरू कराई और इसको लेके अभी तक उसमें एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट इदारे हैं, और उसके बाद इन दोनों के अलावा जो इदारे आते हैं हमारे पास, ऐसे इदारे आते हैं जिनको फार्म डी का एनओसी इशू हो चुका होता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो 21 से 25 इदारे हैं गवर्नमेंट के जो कि एक्रीडिट या रिकगनाइज हो चुके हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, जो कि सरकारी सतह पे है। गवर्नमेंट के जो 25 इदारे हमारे, उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट दाखिला लेना चाह रहा है जिनका गवर्नमेंट में दाखिला या मेरिट नहीं आता, उसके लिए 25 इदारे ऐसे हैं जो कि हमारे प्राइवेट में रजिस्टर्ड हैं, स्टूडेंट उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा 35+ इदारे ऐसे हैं जिनको कौंसिल की तरफ से एनओसी इशू हो चुका है और वो दाखिले करने के अहल हैं, हम स्टूडेंट्स वहाँ पे भी दाखिला ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट का गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है, मेरिट बन जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है दैट आर द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, अगर हम इनको फिर भी, अगर इस बच्चा जो कि टॉप करता है एफएससी में और उसके बाद वो कैटेगराइज करना चाहता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, तो हमारे पास 3-4 नामी ग्रामी नाम हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, BZU है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, इसके अलावा HEJ है कराची में। तो ये वो इदारे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्रेफर कर सकते हैं गवर्नमेंट में। इसके अलावा अगर बच्चे का मेरिट नहीं बनता तो प्राइवेट इदारे जो हैं जो बच्चे की अप्रोच में हैं, शहर में उसके करीब हैं, और जिनमें वो समझता है कि उसके लिए वो एक लाइफस्टाइल उसमें सेट है कि वो उस इदारे में पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर फार्मेसी का इंस्टीट्यूट है, LMDC है, उसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। ये सारे वो इदारे हैं जिनमें बच्चा प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि बच्चों को अच्छी तलीम और तरबियत दे रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बहुत से अदारों को फार्मेसी काउंसिल एनओसी इशू कर देती है, तो उन अदारों में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये बड़ी क्लियर बात है। हमारा फार्मेसी एक्ट 1967 का जो है वो बच्चों को जो तरीक़ाकार है इदारे को रजिस्टर्ड करने का, उसमें पहला तरीक़ाकार या पहला स्टेप जो वो है, इदारे को पहले साल वो एनओसी देते हैं जिसकी बेसिस पे वो इदारे को अलाउ करते हैं कि वो बच्चे को दाखिला दे दे। इस वक्त पाकिस्तान में 35+ इदारे ऐसे हैं जिनको काउंसिल की तरफ से एनओसी जारी हो चुका है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एनओसी वाले इदारे को दाखिला लेना चाह रहे हैं
तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो एक्रीडेशन है फाइनल, वो जब इदारा 5वें साल में स्टूडेंट्स को लेके जाता है तो उसके बाद होती है। ये गवर्नमेंट का, हमारे फार्मेसी एक्ट का एक सेट पैरामीटर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो ये खुश फहमियाँ या गलत फहमियाँ इसमें पेश होती हैं कि NOC वाले इदारे में बच्चे को दाखिला नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें NOC वाले इदारों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन सर इसमें बच्चे को अगर एडमिशन मिलता है NOC वाले इदारे में तो उसको उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन दोबारा वही बात, अगर उसका किसी ऐसे इदारे में दाखिला होता है जहाँ पे वो ऑलरेडी एक्रीडेटेड है तो उसमें थोड़ा सा उसको ज़हनी सुकून होता है, वो उसमें दाखिला ले। लेकिन हमारी कौंसिल सर माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। कौंसिल हमारे हर इदारे को हर 2 साल बाद देखती है, चाहे वो एक्रीडेटेड है चाहे वो NOC याफ्ता है। तो इसमें स्टूडेंट के लिए दोनों इदारे हमारे सेम है, वह NOC वाले में दाखिला ले या एक्रीडेटेड में दाखिला ले। ये भी क्लियर करते जाएंगे, एक्रीडेशन या एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट और NOC इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है? सर एक्रीडेटेड और NOC याफ्ता जो इदारे हैं उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर इदारा जब हम ज़ीरो से शुरू करते हैं तो फार्मेसी कौंसिल उसको NOC का लेटर इशू करती है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है कि जी आप फार्मेसी की तालीम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो 5वें साल में इदारा पहुँचता है तो फार्मेसी कौंसिल उसको एक्रीडेशन का जो है लेटर दे देती है, जिसके बाद वो इदारा फुल फ्लेज रजिस्टर्ड हो जाता है। और इसमें अगर NOC और एक्रीडेशन को देखें तो ये सिमिलरली चीज़ें हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप इसका NOC है और लास्ट स्टेप जो है वो एक्रीडेशन है। आपने ये तो बता दिया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ से फॉर्म डी करनी चाहिए, तो आप ये भी बताएंगे वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को फॉर्म डी के लिए एडमिशन नहीं लेना चाहिए? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपका, इसको मैं ज़रूरी चाहूँगा कि ये बच्चे इस पर एड्रेस्ड हों और ताकि उनका ना पैसा और ना ही वक्त ज़ाया हो। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या फार्मेसी काउंसिल की तरफ से NOC इशू नहीं हुआ, ऐसे किसी इदारे में स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ की वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उसको वो खोलेंगे, उसके अंदर जो इदारे गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हैं उनका नाम आ रहा है, जो प्राइवेट इदारे हैं उनका नाम आ रहा है, और उसके बाद जो NOC याफ्ता इदारे हैं उनका नाम भी आ रहा है। तो ऐसा कोई इदारा जो आपको मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, ये बता के जी हमारा इदारा रजिस्टर्ड है, उनको कहें जी हमें फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे अपना नाम दिखा दें, हम आपके पास दाखिला ले लेते हैं। और जिनका नाम नहीं आता उसमें आपने दाखिला नहीं लेना, ये क्लियर कट बात है। और ऐसा इदारा जो आपको 60% नंबरों से कम पे दाखिला दे उसमें भी दाखिला नहीं लेना, क्योंकि जो 60% से कम नंबर दाखिला दे रहा है वो 2 नंबरी कर रहा है। 60% ज़रूरी है फार्मेसी में दाखिला लेने के लिए। आपने उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सी बातें बता दी जो फॉर्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसके साथ ये भी बता दीजिए कि फॉर्म डी का स्कोप क्या है, और जो स्टूडेंट फॉर्म डी कर रहे हैं, फॉर्म डी कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं? सर ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और इसके बगैर तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनल एजुकेशन का पहला स्टेप ही पूरा नहीं होता कि प्रोफेशनल डिग्री आपको देने क्या जा रही है। तो अब अगर हम फार्म डी के बारे में आज बात कर रहे हैं तो फार्म डी का जो एक डिग्री है सर, इसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं बिज़नेस डिग्री, जिसमें हम डिग्री की बेसिस पे कारोबार करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते जाएँ चीज़ों को, हमारे पास फार्मेसी के शोबों में 3-4 कारोबार हैं। नंबर 1 इज़ योर मेडिसिन, कि आपने मेडिसिन इंडस्ट्री चलानी है पूरी, तो उसमें फार्मासिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है, उसमें फार्म डी की डिग्री का स्कोप डेफिनेटली क्लियर करता है। हम आगे जाके इसको एलेबरेट करते हैं कि इसमें किस किस जगह पे फार्मा इंडस्ट्री में कहाँ पे फार्मासिस्ट की खपत है। नंबर 2 जो है हमारे पास आते हैं जी आपके रेगुलेटरी इदारे, जहाँ पे जो कि मेडिसिन के बिज़नेस को रेगुलेट कर रहे हैं सरकारी सतह पे, उसमें फार्मासिस्ट की क्या अहमियत है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं आपके जी, कि इदारे किस तरह जो है उसमें फार्मासिस्ट कैसे पढ़ा रहे हैं या उनका क्या वर्क स्कोप है। R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नई मेडिसिन की तख्लीक जो होती है उसमें फार्मासिस्ट क्या किरदार अदा करते हैं। और उसके बाद ऐसा एक और कारोबार है जिसको हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर कहते हैं, जहाँ पे मेडिसिन सेल होती है, वहाँ पे फार्मासिस्ट की क्या अहमियत है। हम इसको 1 बाय 1 शुरू करते हैं सर। नंबर 1 इज़ योर इंडस्ट्री। फार्मेसी के बिज़नेस में या मेडिसिन के शोबे में, हेल्थ के शोबे में फार्मा इंडस्ट्री एक बैकबोन की हैसियत रखती है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें, मोर देन 2000 यूनिट जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें 50% इदारे हमारे ऐसे हैं जो कि मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैट कंट्रीज जो कि सेल्फ सफिशिएंट्स हैं मेडिसिन बनाने में।
और उसमें जो है फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी डिमांड है हमारे पास इस वक्त अगर हम बात करें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम उसमें से लेके एक हिस्सा आ जाते हैं पंजाब का, इस वक्त पंजाब में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो 23,000 के करीब हैं। ठीक है सर। और सेकंड इसमें अगर हम बात करें, इस 23,000 में से लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट इदारों में, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री है, रेगुलेटरी के इदारे हैं, आपके रिटेल फार्मेसीज़ के लाइसेंस उसके ऊपर इशू होते हैं। तो अगर इसमें से हम मेजर आ जाते हैं अब इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री में हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स, उसमें प्रोडक्शन है, R&D है, रॉ मटेरियल स्टोर है, आपका सारा जो QMS है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारे जो सर डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। हमारा ड्रग एक्ट जो है 1972 का, वो इसको बावर कराता है, कोई भी सेगमेंट, कोई भी सेक्शन इंडस्ट्री का अप्रूव नहीं होता जब तक वहाँ पे फार्मासिस्ट ना हो। राइट सर। अब इसमें हमारे पास इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की सब फील्ड्स को अगर हम लेके आते हैं, तो इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड कराने वाले जो फार्मासिस्ट हैं उनको हमको रेगुलेटरी फार्मासिस्ट कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री को और उनके डिफरेंट सेगमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं, उसके अलावा उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट एक कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं इंडस्ट्री के साथ ही लिंक्ड एक और बिज़नेस की, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो बिज़नेस है, जिनको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, आप एरिया मैनेजर कहते हैं, सेल मैनेजर कहते हैं, आपका प्रोडक्ट मैनेजर होता है, ये सारे लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मासिस्ट होते हैं, जो कि मेडिसिन को एंड यूज़र तक लेकर जाते हैं और पहुंचाते हैं वहाँ पे आपके फार्मेसीज के ऊपर। इसके बाद हमारा एक सेगमेंट आता है, हमारी चेन चल रही है, इंडस्ट्री से मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो गई, उसको रेगुलेट कर लिया, हम सेल्स के पॉइंट पे पहुंच गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो फार्मेसी का या मेडिसिन के शोबे में आता है, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, जो कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक हमारा एक्ट कहता है, ड्रग एक्ट कहता है कि जी आपने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस के ऊपर। तो उसमें सर ऐसा है कि आपने मेडिसिन बना के आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करना है सर, आपकी हर एक रिटेल पे मेडिसिन पहुंचानी है विद वारंटी बिल। वारंटी बिल क्या है कि जी ज़मानत होती है एक मेडिसिन की इनवाइस की कि ये जो मेडिसिन हम आपको मेडिकल स्टोर पे दे रहे हैं ये एक नंबर है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर और देन मैन्युफैक्चरर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट मेडिसिन के चेन में हमारे पास आती है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी आपने लाहौर में बड़े सेटअप देखे होंगे, बड़े नाम देखे होंगे, बड़े पॉइंट्स में फार्मेसीज बनी होती हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऐसी फार्मेसी पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हम नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते जब तक वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ना हो और वहाँ पे फार्मासिस्ट का लाइसेंस ना लगाओ। अब हमारे अगर ये तीनों सेगमेंट्स को हम देखें कंसाइजली करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूटर है और देन रिटेल फार्मेसी है, तो ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है। फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगता है और फार्मासिस्ट की इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी हैं और खपत भी है। और मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में हर वक्त जो है रिटेल फार्मेसी में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है और इंडस्ट्री में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर के भी मेडिसिन के बेचने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। ये वो तीन शोबे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा खपत है और सबसे ज़्यादा वर्क स्कोप है। इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशलिटी जो प्रोग्राम्स हैं फार्मासिस्ट को लेके, जो फार्मासिस्ट चलाता है, फार्मासिस्ट के बगैर वो नहीं होते। उसमें नंबर 1 पे आपका R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे आप मेडिसिन की तख्लीक करते हैं, मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ये सारे काम फार्मासिस्ट कर रहा था। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेजर जो सेगमेंट है जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है इन प्रैक्टिस इन पर्सन आता है टू वर्ड दी पेशेंट के साथ जो सबसे ज़रूरी इंटरेक्शन फार्मासिस्ट को होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है। उसमें हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको कैटेगराइज करते हैं और क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैटेगराइज करते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, जो कि मेडिसिन का रिकॉर्ड रखता है, मेडिसिन की सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करता है। और उसके एंड पे हमारे पास आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि इन ट्राई एज काम कर रहा होता है डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के ऊपर। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और मेडिसिन जो है पेशेंट को नुस्खा दे रहा है। आल्दो ये अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्रोटोकॉल चल रहा है, डॉक्टर इज़ जस्ट टू डायग्नोज, उसको हम फिजिशियन कहते हैं। फिजिशियन लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के ऊपर अपना डायग्नोज देता है और वहाँ पे मेडिसिन का जो तजवीज़ है वो फार्मासिस्ट का रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह डिफरेंट जो है इदारे बन चुके हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ शाना बशाना काम कर रहा है
उनकी प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर रहा है, एडीआरस को रिपोर्ट कर रहा है, डोज की एडजस्टमेंट कर रहा है, और उसके अलावा डोज जो है उसका डिलीवरी टाइम को मॉनिटर कर रहा है, और उसके अलावा हमारे टीपीएन सॉल्यूशंस वगैरह जो सारे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट मिल के एक हॉस्पिटल के अंदर चला रहे हैं। इसके बाद अगर हम स्कोप ऑफ फार्मेसी के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास सर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एकेडेमिया का, जिसको हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास हमारे असातिज़ा कराम हैं, हमारे टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि फार्मेसी रिलेटेड है, वहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप फार्मासिस्ट की खपत होती है। लेकिन ये वो इदारे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट एज अ प्राइवेट फार्मासिस्ट काम करता है। इसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट की जॉब्स। गवर्नमेंट की जॉब में सर हमारे गवर्नमेंट के सारे वो रेगुलेटरी इदारे हैं। अगर हम उनको ग्राउंड से शुरू करें तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्कर है गवर्नमेंट का, वो हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर आता है। सर ड्रग इंस्पेक्टर क्या है कि आपकी मेडिसिन की रेगुलेशन कर रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ योर रिटेल, देन डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मा इंडस्ट्री। इन सारे मेडिसिन की सेल कैसे हो रही है, मेडिसिन की आपने स्टोरेज कंडीशंस कैसी हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, इसको हमारा ड्रग इंस्पेक्टर देख रहा होता है, जो कि 17 स्केल का एक ऑफिसर होता है, और उसकी जो जॉब्स के है वो पीपीएससी के ज़रिए होती है, 17 ग्रेड उसका होता है। उसके बाद हमारे पास रेगुलेटरी इदारे दूसरे हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर से ऊपर हैं, जिसमें हमारे पास प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, जिससे आगे फिर हमारी सब ब्रांचें डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, डीक्यूसीबी जिनको डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स कहते हैं, और इन सब के ऊपर हमारे पास आता है आपका प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्री है जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की जो है मेजर जो हमारी रेगुलेटरी इदारा है उसको हम ड्रैब कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि इदारे के मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर तक को देखता है, वो हमारा असर आ जाता है आपका ड्रैब का इदारा। उसके बाद हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, फार्मेसी काउंसिल जो है वो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन को देखता है। हमारे हर प्रोविंस में एक काउंसिल होती है, उसको हम प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। उसके बाद एक सेंट्रल में इस्लामाबाद में हमारा फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है जिसको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, जो कि कंसर्न होता है टू वर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि फार्मासिस्ट को लाइसेंस देते हैं और उसके बाद उनकी रेगुलेशंस को देख रहे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फॉर्म डी और डीपीटी में बेस्ट फील्ड कौन सी है, तो मैंने तो ऑलरेडी एक वीडियो स्कोप ऑफ डीपीटी के ऊपर अपलोड की हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को किस फील्ड को प्रेफर करना चाहिए, फॉर्म डी और डीपीटी में से बेस्ट फील्ड कौन सी है? सर ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, और इसका मज़ेदार इस तरह क्या है कि ये दोनों फील्ड सर एक अलग से डोमेन के ऊपर हैं, एक अलग फाउंडेशन के ऊपर है। फार्मेसी का वर्क स्कोप टोटली डिफरेंट है, डीपीटी का टोटली डिफरेंट है। जब अगर हम दोनों डिग्री के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, और डेफिनेटली आई वुड रादर सजेस्ट टू एवरीबडी कि जी हाँ फार्मेसी में आए, क्योंकि आई कैन डिफेंड माई फील्ड के इससे अच्छी फील्ड नहीं है कोई। कुछ लोग कहते हैं जी हमने फार्मेसी जो कर ली एमए कर ली उधर जाते हुए कोइंसिडेंटली कर ली, तो मैं कहता हूँ मैंने फार्मेसी खुद से शौक से की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड फार्मासिस्ट, और 25 सितंबर आ रहा है, हम फार्मासिस्ट डे भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप डीपीटी की अहमियत की बात करते हैं तो डीपीटी भी इट्सेल्फ जो एक रिहेबिलिटेशन की बहुत बड़ी डिग्री है, जहाँ पे जो पेशेंट को रिहैब देते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट पूरी दुनिया में देते हैं, पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो उससे बड़ी फील्ड नहीं है। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि मेरा छोटा भाई खुद फिजियोथेरेपी कर रहा है। दोनों में से बेस्ट चूज़ करना पड़े तो किसे करना चाहिए? मेरे लिए फार्मेसी, लेकिन आप बाकी स्टूडेंट्स जो कि इसमें अभी नया दाखिला लेना चाह रहे हैं तो मैं उनको डेफिनेटली ये बड़े ओपनली एक उनको सजेशन दूंगा, उनको मशवरा दूंगा, उनको जो है एक बात अपनी कन्वे करूंगा, वो ये है कि डिग्री जो भी हो ये मैटर नहीं करती, आपका शौक कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्टडी ज़रूर करना है कि कौन कौन सी डिग्रीज हो रही हैं, उनका वर्क स्कोप क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या, हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि यू आर गोइंग फॉर फॉर्म डी और डीपीटी, यू हैव टू एक्सेल इन दैट फील्ड, और उसमें आपने अपने आप को जाहिर करना है, अपने आप को साबित करना है कि यू आर द बेस्ट प्रोफेशनल। और जब आप ये चीज़ में कर जाएंगे ना तो फिर आपको फार्मेसी डीपीटी में कोई फ़र्क फील नहीं होगा। मेरे ख्याल में एक फार्मासिस्ट मंथली कितना कमा लेता है? सर ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है आपका। अगर हम इसको गवर्नमेंट में देखें तो सर 17 ग्रेड का ऑफिसर है, 17 ग्रेड्स के ऊपर इसकी सैलरी आती है। अगर हम इसको प्राइवेट में लेके जाते हैं सर, प्राइवेट में डिफरेंट है, मतलब आप अपने
वर्क स्कोप के, अपने तजर्बे की बेसिस पे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, या आप ऐसा कर लें कि आपकी स्किल की बेसिस पे इसकी जॉब्स हैं। मीन्स टू से एक फार्म डी सादा जो है वो 25,000 भी कमाता है, 50,000 भी कमाता है। इसी तरह अगर मास्टर्स है तो वो लाख से ऊपर भी चला जाता है। और अगर हम इसको ये कहें कि वर्क स्कोप या उसकी स्किल्स के ऊपर है तो फार्म डी भी जो है वो लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि, और इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईली पेड जो बंदा है वो भी एक फार्मासिस्ट है, इस वक्त ड्रैप के CEO हैं, जो कि 2 मिलियन प्लस कमा रहे हैं इस वक्त मंथली। फार्मेसी को अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें, इस बिजनेस में कितनी अर्निंग हो जाती है? सर मैंने आपको पहले बताया था शुरू होते ही कि फार्मेसी इज़ अ डिग्री, बिजनेस डिग्री ना। तो अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो सर बिज़नेस में फिर अर्निंग जो है वो काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। अगर एक फार्मासिस्ट जो कुछ नहीं कर सकता, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो अपनी रिटेल खोल के बैठ जाता है। रिटेल से मुराद कि उसने अपनी फार्मेसी बनाई, अपना लाइसेंस लगाया और उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले एक फार्मेसी शुरू किया था, अब उनकी 2 या 3 फार्मेसीज़ हैं। इसी तरह बिज़नेस में अगर हम बात करते हैं तो दैट टर्न इन मिलियंस, कि अगर आप एक कारोबार शुरू करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी करते हैं तो उसमें बहुत पैसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मासिस्ट साहब जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री खोल लिया, तो इंडस्ट्री वाला जो फार्मासिस्ट है वो तो करोड़ों में एक महीने में कमा रहा है। और इसी तरह अगर आप मार्केटिंग वाले फार्मासिस्ट की बात करते हैं, जिसने अपनी मेडिसिन लेके खुद मार्केट करना शुरू कर दिया किसी मार्केटिंग कंपनी के बगैर, तो वो भी माशाल्लाह लाखों में कमा रहे हैं। और इसको ओवरऑल अगर कंसिडर करें बिज़नेस को, तो फार्मेसी इज़ रियली अ बिज़नेस डिग्री। अगर फार्मेसी को आप बिज़नेस में यूटिलाइज करेंगे तो उससे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है और उससे अच्छी जॉब कोई नहीं है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत यकीन है कि इस वीडियो से बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे इधर आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी इस छोटी सी काविश से बहुत से लोगों का, बहुत से घरों का, बहुत से ख़ानदानों का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो जाए। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जो हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। हमारी ये काविश अगर लोगों के लिए मसले राह बनती है तो मेरा ख्याल है अल्लाह के सामने अगर हम जवाबदेह होंगे तो एटलीस्ट हम ये कह सकेंगे हमने छोटी सी शम्मा जलाई थी जो कि दूसरे के घरों को रोशन कर सके।